सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर चल रहा है, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इस चैप्टर में आज समझें आप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। मतलब लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना बहुत आवश्यक है। चीन की संसद को क्वांगुओ रेमिन दाइबियाओ दाई हुई यानी राष्ट्रीय जन संसद यानी उस देश की जनता की संसद कहते हैं। इसका नाम क्वांगुओ रेमिन दाइबियाओ और दा हुई। अब चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं और इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। यानी वो अपने देश के लिए राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, संसद करती है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। यानी वहाँ पे एक पार्टी है जिसका नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उन्हें पहले इस पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 से 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। यानी केवल कम्युनिस्ट पार्टी और छोटी छोटी पार्टियों को। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है वहाँ पर। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई यहाँ पे मैक्सिको में। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। मतलब 2000 तक, सन 2000 तक केवल एक ही पार्टी को जीत मिलती थी। इसको शॉर्ट फॉर्म में इसका PRI। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। यानी हर तरह के हथकंडे अपना करके वो हमेशा जीतती रहती थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। यानी जितने लोग सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं उन सबको इस पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। यानी एक तरह से सरकारी कर्मचारी इस पार्टी को वोट देने के लिए जनता से कह रहे हैं। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। यानी विपक्ष की जो पार्टियां थी उनको नज़रअंदाज करती थी मीडिया। और कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? यानी जो अभी 3 उदाहरण जो दिए तो वो ये कह रहे हैं कि क्या ये उदाहरण हैं, ये सही हैं लोकतंत्र के लिए अपने शासक को चुनने के। और इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये चुनाव सही है, ये चुनाव का तरीका सही है। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं चीन के चुनावों में। लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता, यानी जिससे वो किसी दूसरे को चुने। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। यानी
उनकी चॉइस ही ख़त्म हो जाती है। यानी उन्हें शासक दल या शासक दल के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं को वोट देना पड़ता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी वहाँ पे इच्छा ही नहीं है, वो तो उन्हें मजबूरन उन्हें चुनना है। मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। मतलब वहाँ के भी चुनाव, मैक्सिको के भी चुनाव निष्पक्ष नहीं कहे जाएंगे। और इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण जोड़ सकते हैं। यानी ये लोकतंत्र की दूसरी विशेषता कह सकते हैं इसे, कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव करवाना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि चुनाव कैसा होना चाहिए? चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। मतलब एक से ज़्यादा विकल्प होने चाहिए चुनने के लिए, कि हमें जो पसंद है हम उसको चुनें। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को चुनना पड़े। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। और इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। यानी जनता स्वतंत्र होनी चाहिए अपने चुनाव के लिए कि उसे किसे चुनना है, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में हम अध्याय 3 में आगे बताएंगे। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, मतलब एक व्यक्ति का एक ही वोट हो और उस वोट का एक ही मोल हो। पहले हमने ये चीज़ पढ़ी है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब ये है कि सभी वयस्कों को, वयस्क की उम्र जिनकी हो जाए, उन्हें वोट देने का, मत देने का अधिकार मिले। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। यानी वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन अभी भी मतदान के समान अधिकार उन्हें नहीं मिले हैं। सन 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये सऊदी अरब का उदाहरण है। यहाँ मतलब सबको वोट देने का अधिकार नहीं मिला है, जैसे औरतों को नहीं मिला। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। यानी जो अल्पसंख्यक हैं रूस के, उन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं मिला, या मिलता भी है तो मुश्किल से। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। यानी यदि बाहर का नागरिक है, दूसरे देश का व्यक्ति है और उसने नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो उसके वोट का मूल्य कम हो गया। ये फिजी की व्यवस्था है। यानी वहाँ के जो लोकल मूल निवासी हैं उनके वोट का मूल्य ज़्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। यानी कायदे से वास्तव में यदि लोकतंत्र व्यवस्था है तो समानता होनी चाहिए। राजनीतिक समानता बुनियादी सिद्धांत है इसका। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हर वयस्क नागरिक का वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त हो।